यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 18 फरवरी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका कोड है बच्चों 801DJ। ठीक है, एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसका उत्तर मैं पूरा आपको आंसर के साथ, उत्तर के सहित पूरा मॉडल पेपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए सभी लोग पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्नों को फंसाएगा। बच्चों, आपका पूर्णांक जो होगा वो 100 अंकों का होगा। पेपर का समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया, यानी 15 मिनट में परीक्षार्थियों को, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और बच्चों, इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम लोग खंड का देखेंगे। खंड का के जो प्रश्न हैं वो आपके खंड का में 1 से 8 तक के आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला और दूसरा प्रश्न होगा वो आपका बहुविकल्पीय होगा। 5-5 बहुविकल्पीय आएगा, यानी 10 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जो हम अपने सभी मॉडल पेपर से सभी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न फंसा देंगे। तो बच्चों, खंड का जो पहला प्रश्न है और पहले का जो का वाला है वो हम देख रहे हैं। पहले का वाला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं तो कौन है भाई? गंग कवि हैं, राम प्रसाद निरंजनी है, दौलत राम है, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं और राम प्रसाद निरंजनी हैं। और जो भाषा योग वशिष्ठ है ये जो है परमाजित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। और इसकी रचना कब रचना की गई थी? राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा 1741 ईस्वी में। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखेंगे भाषा योग वशिष्ठ जो है वो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। खा वाला प्रश्न देखेंगे बच्चों। पहले का खा, भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है। अब देखिए, नहीं पे जोर देंगे। इसमें से 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं, उस लेखक का नाम बताना है जो भारतेंदु युग के नहीं हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें, जो बालकृष्ण भट्ट है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र है, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, ये तीनों भारतेंदु युगीन लेखक हैं। लेकिन माखन लाल चतुर्वेदी जो हैं वो भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, ये छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये छायावादोत्तर युग के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी है। बाकी ये जो 3 आपके दे रखे हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये भारतेंदु युग के लेखक है। तो आपको नहीं वाला पता करना था, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों, पहले का गा देखेंगे, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो ये आपकी रचना है बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा। घा वाला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे कि आनंद कादम्बनी के संपादक हैं, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं, तो बिल्कुल आपका तीसरा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, ये तीसरा होगा। यहाँ पे तीसरा वाला सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है भाई? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और बच्चों, ये जो आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है ये आपकी भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी। तो आपको मैं बता दूं, आपको कमेंट करके ये बताना है बच्चों, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? कवि वचन सुधा। इन तीनों का नाम बताएंगे, बहुत ही तीनों पूछी जाती है। फिर अंग वाला प्रश्न हम देखेंगे, आवारा मसीहा की विधा है, आवारा मसीहा की विधा है, तो ये क्या है? आवारा मसीहा क्या है बच्चों? तो ये एक जीवनी है। ये क्या है? एक जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, विष्णु प्रभाकर है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बच्चों विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा आवारा मसीहा लिखा गया है। यह एक प्रसिद्ध बांग्ल लेखक हैं। और ये जो जीवनी है, जो आवारा मसीहा में जीवनी लिखी गई है, वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर ही आधारित जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा तो एक जीवनी है, किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। चलिए, दूसरे का वाला प्रश्न देखेंगे बच्चों। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपका तो प्रिय प्रवास है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। छायावाद की समय सीमा बतानी बच्चों, तो बिल्कुल 1918 से 1936 हो जाएगा छायावाद की समय सीमा। दूसरे का गा वाला प्रश्न देखेंगे बच्चों, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, किसने कहा था? हम राही नहीं राहों के
अन्वेषी है, ये बेसिकली क्या कहा था, अज्ञे जी ने कहा था। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा बच्चों। फिर आपका घा वाला प्रश्न है बच्चों, मैं नीर भरी दुख की बदली काम पंक्ति के रचनाकार हैं। तो मैं नीर भरी दुख की बदली किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। सेकंड वाला सही हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है, चांद का मुंह टेढ़ा, तो ये क्या है, एक चांद का मुंह टेढ़ा रचना की एक काव्य है। क्या है बच्चों, ये एक काव्य है, ठीक है। और ये किसने लिखा, किसने है, तो चांद का मुंह टेढ़ा ये जो है गजानन माधव मुक्तिवेद का सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। गजानन माधव मुक्तिबोध का सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह, तो किसके द्वारा रचित किया गया है, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। अब बच्चों हम यहाँ पे आ जाएंगे, तीसरा जो प्रश्न है आप, तो बच्चों तीसरा प्रश्न जो होता है वो गद्यांश पर आधारित होता है। यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिया जाएगा, कोई एक गद्यांश करना है आपको, यानी कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट गद्यांश देख रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है, बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है। तो पहला प्रश्न आता है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ और लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3-3.5 लाइन जो व्याख्या है, इसकी व्याख्या करनी है हमें। रेखांकित अंश में यह कहा गया है कि पुरुषार्थ केवल शारीरिक श्रम या क्रियाकलाप नहीं है। असली पुरुषार्थ वह है जिसमें मानवता का स्नेह और सहयोग की भावना शामिल है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से दूर होकर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है तब वह भाग्य के साथ जुड़ता है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि यह मानवता और सामूहिकता का प्रतीक है। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए, तीसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ किसे कहते हैं। तो पुरुषार्थ उस प्रयत्न को कहते हैं जो व्यक्ति के सप्रयास रखे और साथ ही सहयोगी भी बनाए। यह भाग से जुड़ने का माध्यम है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है। चौथा प्रश्न है, पुरुष और पशु में क्या अंतर है। तो पुरुष और पशु में मुख्य अंतर यह है कि पुरुष केवल शारीरिक बल और दौड़ धूप करने के बजाय स्नेह और सहयोग की भावना के साथ काम करता है, जबकि पशु केवल अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर होता है। पुरुष अपने विचार, संवेदनाएं और संबंधों से जोड़ता है। पांचवा प्रश्न है, पुरुषार्थ किस प्रकार दिखाई देता है। तो पुरुषार्थ का प्रदर्शन स्नेह और सहयोग की भावना के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति दूसरों की सहायता से करता है, अपनी शक्ति का उपयोग समाज के हित में करता है, तब वह वास्तविक पुरुषार्थ का परिचय देता है। इस प्रकार आपको बच्चों लिखने पर 10 में 10 नंबर मिलेंगे। फिर आपका अथवा वाला है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे अथवा वाला भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है, ये भी आपका एग्जाम में रिपीट होगा, कई बार रिपीट हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों ही सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए बच्चों। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक है बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो बच्चों पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पैराग्राफ में दिख रहा है कि जो आपकी लास्ट लाइन है इसे क्या करना है, हमें व्याख्यात करना है।
तो रेखांकित अंश की व्याख्या है कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, इस प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है, इसका धूल हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न जो आता है पद्यांश पे आधारित होता है। 2 पद्यांश आपको करने हैं, 2 पद्यांश आपको ऑप्शन में होगा, एक ही पद्यांश करना होगा और प्रत्येक पद्यांश में भी यहाँ भी 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा। 10 नंबर का आपका पद्यांश, 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का आपका पद्यांश आएगा। यहाँ पे देखिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश लिया है, इसको आपको तैयार करना है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाल वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी या मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें दो मेरे पति परवारो, लो या मेरी चरण धूल उस रत के सिर पर धारो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पद्यांश है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो बच्चों उपयुक्त पद्यांश पढ़ करके हमें पता चला ये शीर्षक का नाम है गीत और जिसके कवि हैं बच्चों मैथिली शरण गुप्त। इस प्रकार आपको यहाँ से 2 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो पहला आपका दिख रहा है इसको हमें अपनी भाषा में अपने शब्दों में व्याख्यात करना है। तो क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या? तो यहाँ पे हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे कामदेव तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ और दूसरी युवती हूँ और तीसरे वियोगिनी हूँ, इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, वसंत का मित्र कौन है? तो वसंत का मित्र कामदेव है। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? तो उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है बच्चों। 5वां प्रश्न है कि उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया? तो उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। अथवा में देखें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अथवा में जो आपका है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और इसको भी मैं पढ़ रहा हूँ, इसका भी आपको प्रिपेयर करना है, आपकी बोर्ड परीक्षा में फंसेगा। भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की, सुध ब्रज गावनी मैं पावन जबे लगी, कह रत्नाकर ग्वालनी की झोरी झोरी दोरी दोरी नंद पोरी आवन तबे लगी, उछिक पद कंजनी के पंजनि पे पेख पाती, छाती छोहनी छबे लगी, हमको लिख्यो कहाँ हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ कहन सबे लगी। तो उपयुक्त पद्यांश को पढ़ करके पता चला कि ये जो है पाठ का नाम है ऊधो प्रसंग और इसके कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। पूरे 2 नंबर यहाँ मिलेंगे। फिर बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ये तैयार करना है 3। तो बच्चों ये आपको तैयार करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। और तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे है कि गोपियों के अत्यंत व्याकुल होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहते हैं कि जब गोपियों को यह ज्ञात हुआ कि ऊधो उनके प्रिय श्रीकृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हैं तो वे अपने प्रियतम का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। फिर चौथा प्रश्न है बच्चों, हम लिख्यो हैं कहाँ कहन सबे लगी, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि सभी गोपियाँ अपने प्रियतम द्वारा भेजे गए संदेश को जानने हेतु उत्कंठित हो उठी हैं। वे सभी ऊधो से जानना चाहती हैं कि उनके प्रियतम में उनके लिए क्या क्या संदेश भेजे हैं। वे सभी अपने अपने संदेश को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो चुकी हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार और सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो झोरी झोरी दौरी दौरी उछिक उछिक पेख पेख में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और छाती छोहनी छबे में अनुप्रास अलंकार है। पद कंजनी में रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार इसमें अलंकार प्रयोग किए गए हैं। 5वां प्रश्न जो बच्चों आता है आपका लेखक का जीवन परिचय और कृतियाँ आता है 5 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए जो आपके 3 मैंने लेखक बताए, इन तीनों की आपके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ तैयार करनी है। इसी प्रकार कवि का आता है जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो मैंने 3 कवि बता दिए, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। तीनों तैयार करो, एक जरूर आएगा।
छठा प्रश्न है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए या फिर बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब ये भी मैं अपने सभी मॉडल पेपर में करवाते हुए आया हूँ, तो जाके दूसरा मॉडल पेपर में देखिए, वहाँ पे जरूर आपको मिल जाएगा, या फिर अपने लर्निंग मटेरियल से तैयार कर लीजिए। सातवां प्रश्न बच्चों आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आता है। तो जो भी खंड काव्य आप अपने ज़िले में पढ़ रहे हो, चाहे आप रश्मि रथी पढ़ो, या फिर आप श्रवण कुमार पढ़ रहे हो, या फिर आप मुक्ति यज्ञ पढ़े हो, या फिर आप त्यागपति पढ़े हो, या फिर आप सत्यजीत पढ़े हो, या फिर सत्य की जीत, या फिर आप आलोक वृत्त, जो भी आप पढ़े हो उस खंड काव्य का एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है 5 नंबर का। ठीक है, ये आप तैयार रख लीजिए। फिर यहाँ से देखिए हम यहाँ पे खंड खा पे आ जाएंगे बच्चों। 8वें से खंड खा आ जाएगा। खंड खा में जो का वाला प्रश्न है, इसमें भी आपका संस्कृत गद्यांश और पद्यांश आएगा। इसमें संदर्भ सहित हिंदी में इसका मुझे अनुवाद करना होगा। तो संदर्भ के 2 नंबर और अनुवाद के 5 नंबर, इस प्रकार ये 7 नंबर गद्यांश, और यही पैटर्न आपका पद्यांश में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश लिया है बच्चों, इसको आपको तैयारी करना है। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुलगुरुआ कालिदासा अन्य च भास भारवीय भवभूत्यादयो महाकाव्यो कवयः स्वकीये ग्रंथ रत्ने यद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते इयं भाषा अस्माभि मात्र समम सम्मान्या। इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ कर हमें पता चला कि जो प्रस्तुत गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर आपको मिल गया। सिर्फ गद्यांश पहचाना, 2 नंबर मिल गया। अब इसका अनुवाद करेंगे, तो क्या है अनुवाद? संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कवि भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथों रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है, देववाणी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है। अब देखिए ऑप्शन वाला जो मैंने लिया है, इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो ये भी आपको तैयार करना है। तो ये पूरा गद्यांश पढ़िए, और यहाँ पे मैंने इसका संदर्भ लिख रखा है, संदर्भ पढ़ लीजिए। जातक कथा के उलूक जातकम खंड से अवतरित है। और देखिए इसका प्यार से यहाँ पे अनुवाद पढ़ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लो, क्या पता बच्चा यही आ जाए। अब देखेंगे श्लोक, तो श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, सुखानिलयायम सौमित्रे काला प्रचुर मनमथा, ये आपका है पूरा। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम पाठ के वसंत खंड से उद्धृत है, और यहाँ पे इसका अनुवाद लिख दिया है। हे लक्ष्मण, सुगत समीर वाला यह समय अति कामोद्दीपक और सौरभ युक्त है। इस वसंत माह में वृक्ष फूल और फलों से युक्त हो रहे हैं। तो इसका अर्थ हो गया। फिर आप ये दूसरा वाला तैयार कर लेना बच्चों, ये सुभाष रत्नानी से है, जिसकी यहाँ पे देखिए अर्थ लिख रखा है। फिर आपको बच्चों क्या करना है कि संस्कृत में प्रश्न उत्तर आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 प्रश्न उत्तर लिख दिए, चारों तैयार कर लो, कोई ना कोई जरूर फंसेगा। फिर आपका 10वां प्रश्न आएगा, श्रृंगार रस छंद अलंकार से आता है। बिल्कुल, रस छंद अलंकार से 6 नंबर का आएगा, तो रस छंद अलंकार आपको तैयार करना है। फिर बच्चों आपको 9 नंबर का निबंध आएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट निबंध हैं, इन सबको तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर में भी आपकी ग्रामर आती है। ठीक है, जैसे गायिका का पूछ रहा है संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल बच्चों, तो गायिका का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा ग प्लस अका, ग प्लस अका गायिका। यहाँ पे अयादि संधि है। रामश्यते, रामश्यते का संधि विच्छेद है रामस प्लस शेते, है ना, रामस प्लस शेते, बा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों उच्चारणम में संधि है, तो उच्चारणम में कौन सी है? व्यंजन संधि है। फिर यहाँ पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसी 2 का समास का नाम लिखे। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है बच्चों, और नील कमलम में कर्मधाराय समास है, नीला है जो कमल। चंद्रशेखरा में बहुव्रीहि समास है, चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात स्यु, तो बहुव्रीहि समास हो गया। फिर देखिए यहाँ पे आपका आया है एक पत्र आया है, तो पत्र आपका 8 नंबर का आता है, ये भी आपको तैयार करना है। फिर 14वां प्रश्न जो आया है, 14वें में भी ग्रामर पूछी गई है। जैसे पूछा है कि शब्द के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो दत्ता में क्या है बच्चों? दा धातु है। कौन सा है? दा धातु है।
और प्रत्यय की बात करें तो उक्तक प्रत्यय है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए पूजिता में पूज्य धातु है। कौन सी धातु है बच्चों? पूज्य धातु है, और इसमें भी सेम प्रत्यय है। स्नाता में भी क्या है? स्नाता में स्ना धातु है और सेम प्रत्यय है, जो ऊपर बताया आपको। फिर देखिए यहाँ पे पूछा निम्न के किसी शब्द का प्रत्यय लिखिए। जब प्रभुता, तो प्रभुता में जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय है। कौन सा बच्चों बता? प्रभुता में तद्धित प्रत्यय है। बुद्धिमान में जो है ये इसका हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। तद्धित, ग्रामर थोड़ी टफ आती है इसलिए क्वेश्चन आप करिए, रिपीट भी हो जाते हैं प्रश्न। बुद्धिमान में मतु प्रत्यय है। क्या है बच्चों? मतु प्रत्यय है। और गता में क्या है? उक्ता प्रत्यय है। ठीक है। ये है। विभक्ति से संबंधित नियम बताइए। तो देखिए यहाँ पे आया रेखांकित पदों में किसी विभक्ति से संबंधित नियम बताना। ग्रामम अभिता में कौन सी है भाई? तो अभिता जो है, ग्रामम अभिता में द्वितीय विभक्ति है। अभिता मन में क्या लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। पादेन खंज में बच्चों तृतीय विभक्ति है। ठीक है। और रामेण सह में भी क्या है? तृतीय विभक्ति है। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर होता है।